आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि किसी और व्यक्ति का जमीन रहता है और किसी दूसरा व्यक्ति ने उस जमीन को बेच देता है। ये कैसे संभव होता होगा, आप लोग सोचते होंगे इस बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरा जमीन है और मैं कहीं और हूं और मेरे जमीन को किसी और व्यक्ति ने मेरे एब्सेंस में बेच दिया किसी को कि ये मेरा जमीन है, तुम ले लो, और रजिस्ट्री भी हो जाता है। यह सब कुछ कैसे संभव होता है? क्या मूल दस्तावेज में कोई छेड़खानी करना, मूल दस्तावेज में कुछ नाम चेंज करना या खाता खेसरा नंबर चेंज करना या किसी भी चीज़ को, किसी भी फैक्ट को चेंज करके और उसके आधार पर किसी दूसरे का ज़मीन बेचा जा सकता है? तो इन्हीं सब तथ्यों के बारे में, फैक्ट के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंट जजमेंट है 2009 का, जिस जजमेंट के माध्यम से बताऊंगा कि ये सब चीज़ कैसे संभव होता है, उस जजमेंट में क्या हुआ था, वो जजमेंट किस आधार पर दिया गया है, किस केस में दिया गया है, इन सब के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति का जमीन रहता है और उस जमीन को कोई दूसरा व्यक्ति बेच देता है। यह कैसे संभव होता है, आइए इसे जानते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से। अब सबसे पहले केस का टाइटल क्या था, उस टाइटल के बारे में बात करते हैं। तो इब्राहिम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड एनोदर्स, यानी इब्राहिम और अन्य व्यक्ति था और इसी प्रकार से स्टेट और एनोदर मतलब दूसरा व्यक्ति था। तो केस का टाइटल हुआ इब्राहिम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड एनोदर। ये जजमेंट जो है वो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था और इनका क्रिमिनल अपील नंबर है 1695 ऑफ 2009, यानी 1695 ऑफ 2009। अब इस केस में हुआ क्या था, आइए पहले फैक्ट को जानते हैं। यह केस बिहार स्टेट के मधुबनी जिला के पंडोल गांव का है। इसमें सबसे पहले इब्राहिम नाम का व्यक्ति जो था वो किसी दूसरे व्यक्ति का जमीन क्या किया, उसके मूल दस्तावेज किसी तरीके से गायब कर दिया और मूल दस्तावेज में उसने छेड़छाड़ किया। वो चाहे किसी ऑफिसर की मदद से किया हो या फिर अपने से पेन से उस पर लिख के कुछ छेड़छाड़ किया, और वो इस तरीके से फैक्ट को चेंज किया जिससे किसी को पता ना चला और वह व्यक्ति इब्राहिम जो है उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया कि यह मेरा प्रॉपर्टी है। अब जिस व्यक्ति का प्रॉपर्टी था उसने क्या किया, उसको जब पता लगा तो उसने क्या किया, उस इब्राहिम ने जो प्रॉपर्टी बेचा था उस प्रॉपर्टी के लिए उसने सबसे पहले सिविल में सेल डीड कैंसिल करवाने के लिए मधुबनी में केस डाला। उसके बाद जो है उसने क्रिमिनल में भी थाने में कंप्लेंट दिया। अब थाने में कंप्लेंट देने के बाद फिर वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गया वो कंप्लेंट, क्योंकि थाना डायरेक्ट एफआईआर लिखा नहीं, तो फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल किया और 156(3) के आधार पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैक्ट को सुना और उनको लगा कि एफआईआर होना चाहिए, तो उन्होंने थाने को ऑर्डर दिया कि एफआईआर इस पे किया जाए। और फाइनली इस पे एफआईआर जो है सो इंडियन पेनल कोड की धारा, चूंकि 2009 का बात है तो उससे पहले ही वो मधुबनी में गया था, तो इंडियन पेनल कोड ही चलता था। तो इंडियन पेनल कोड की धारा 420 चीटिंग के लिए और 467, 468, 504 इतने सारे सेक्शन में, यानी चीटिंग और फोर्जरी इसमें मेन सेक्शन है। उसके बाद रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है। तो ये सारे सेक्शन में यानी 420, 467, 468 इस सारे सेक्शन में जो है 504 इस सब सेक्शन में एफआईआर लॉन्च हुआ। एफआईआर लॉन्च होने के बाद चार्ज फ्रेम हुआ। तो फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं। आप लोगों को यदि जजमेंट पढ़ना होगा तो जजमेंट जो है गूगल से आप टाइटल दे के गूगल में आप सर्च करेंगे तो जजमेंट आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। फाइनली मैं कंक्लूजन क्या आया इसका ये बता देता हूं। तो मधुबनी में क्या हुआ कि जब
सीजीएम से हमने सारे फैक्ट को देखा, सब कुछ देखा, चार्ज फ्रेम हुआ, पूरा गवाही हुआ, तो उसके बाद जो है उस व्यक्ति को दोषी करार दिया। यानी इब्राहिम जो था उस व्यक्ति को चीटिंग और फोर्जरी और जो भी सेक्शन था उस सेक्शन के आधार पर उसे दोषी करार दिया, कॉन्विक्टेड कर दिया, और उसके बाद जो है उसको आजीवन कारावास सजा हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए सजा घोषणा कर दिया। अब वह व्यक्ति जो है इसके लिए पटना हाईकोर्ट में अपील किया। पटना हाईकोर्ट ने भी सारा मैटर चला, पटना हाईकोर्ट भी फैक्ट को देखा और उसने भी उसको दोषी करार करके सजा कर दे दिया आजीवन कारावास का। अब वह व्यक्ति फाइनली 2009 में क्रिमिनल अपील नंबर जिसका 1695 ऑफ 2009 है, जो कि मैंने अभी बताया, उसने सुप्रीम कोर्ट गया। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे देखा उस मैटर को, और मैटर देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली उसे दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास दे दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। और जो सिविल सूट चल रहा था, सिविल सूट में जो मधुबनी का कोर्ट है उसको सेल डीड को कैंसिल कर दिया। तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति ये जानता है और ये समझता है कि मैं किसी के दस्तावेज में, चाहे अपने से किसी प्रकार से उस दस्तावेज को उसका किसी और का दस्तावेज गायब करके और उसके दस्तावेज में छेड़छाड़ करके उसका ज़मीन में हड़प लूँगा या किसी और को बेच दूंगा, तो ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब जैसा कि मैंने आपको जजमेंट अभी बताया, इस जजमेंट में इब्राहिम जो है बहुत बड़ा लैंड माफिया था, भूमि माफिया था, ये दूसरे की ज़मीन के साथ ऐसे ही करता था और ये हैबिचुअल था, पूरा इसको हैबिट बना हुआ था, आदत था, ऐसे ही काम करता था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास दे दिया। तो इस जजमेंट के माध्यम से आप लोगों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि आपके पास जो है उसी पे रहिए, उसी में संतुष्ट रहिए, दूसरे की ज़मीन हड़पने की कोशिश ना करें, नहीं तो यदि वह व्यक्ति एक्शन लेगा तो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जजमेंट कैसा लगा? जजमेंट के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। किसी अन्य लीगल टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है और ये कॉल जो है ये पेड सर्विस होगा। इसके लिए पहले आपको फी जमा करने होंगे, फिर आपको कंसल्टेंसी दी जाएगी। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।